गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम अकेडमी। और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई, ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लिया था। ग्रेविटेशन में पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट टॉपिक आपका क्या था? केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। ये तीनों के तीनों टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो एक नया चैप्टर, एक नई तरीके से यूनिट समझ लो, एक नई यूनिट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब एक तरीके से पहले तो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे। मतलब एक नया यूनिट होगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है? फ्लूइड मतलब जो बह सके। तो आपकी लिक्विड भी बहती है और गैस भी बहती है, बट यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? सॉलिड में। मतलब किसी भी सॉलिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेस और क्या होगा? स्ट्रेन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, समझिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या बात करेंगे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। देखिएगा आराम से, देखो इलास्टिसिटी क्या होती है? इसका वर्ड आपने नाम सुना होगा। कहते हो ना, अगर आपको रबड़ लेनी होती है, मतलब किसी भी बाइंड करने वाली, तो आप क्या करते हो? कहते हो ना भैया हमको थोड़ा सा इलास्टिक दे दो। कहते हो ना, रबड़ को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हो। तो इसका मतलब रबड़ में क्या देखा आपने? उसको अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, खींचने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर क्या हो जाती है? फिर से आ जाती है। इससे ही आप लोग क्या बोलते हो? इलास्टिक बोलते हो। ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो अब यहां पे समझो हमारी बात को। अब बात को मेरी समझिएगा, ध्यान से देखो क्या एक्चुअली होता है। किसमें समझाता हूं, किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट यहां पे रखी नहीं हुई है वैसे। अब मान लो ये हमारे पास है, इसको अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, अब फिर से छोड़ दिया, तो थोड़ा बहुत इसमें क्या हो गया? अपने ओरिजिनल पोजीशन को क्या कर रही है? फिर से ऑब्टेन कर पा रही है। मेरी बात को समझिएगा, आराम से पढ़ना है, एक एक बात, एक एक पॉइंट को समझना है थोड़ा सा। देखिएगा, अगर मान लो बेटा हमारे पास, अच्छा देखो, कोई भी सॉलिड होता है, सॉलिड किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। जैसे ये हमारे पास सॉलिड है, मान लो इस सॉलिड में अगर हम देखें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कुछ इस तरीके समझो हमारी बात। मान लो एक मॉलिक्यूल ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक क्या बना रहे हैं? बॉडी बना रहे हैं। अच्छा एक चीज समझो जरा बेटा, अगर ये एक दूसरे से अटैच है, अगर ये सॉलिड है, इसका मतलब क्या है? ये सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, इसके बीच में ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ईच एंड एवरी बॉडी क्या कर रही होगी? मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे इस तरीके से, अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है। कहां पर है? ओरिजिनल पोजीशन पर है। ओरिजिनल पोजीशन पर है। मेरी बात को समझते रहिएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है बेटा। ठीक, अच्छा सुनो, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर है। ठीक, अब समझो जरा, अगर मैं इन पर क्या लगा दूं? एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं। एक्सटर्नल मतलब इसको खींच दिया जाए। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब इसको खींचेंगे, तो होगा क्या? जरा ध्यान से देखो इधर, इसको जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यहां पर, तो क्या होगा? ध्यान से देखो इधर। हाँ, अगर मान लो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर जाएंगे। मतलब अब इनके बीच का जो गैप था, आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? सब में इंक्रीज कर गया है। क्यों इंक्रीज किया? क्योंकि इस पर मैंने क्या लगाया? इस पर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, अब एक चीज ध्यान समझो, अगर जब इस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, तो ये इनके बीच मान लो एक स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग अपने आप पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आना चाहेगी। भाई आप समझो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या करेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर क्या है, सही बैठ के ध्यान दो इधर, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आना चाहेगा। और जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहेगा तो अब फिर से क्या होगा, जरा ध्यान देखो, जैसे एक्सटर्नल फोर्स आप हटा दोगे, जैसे ही आप इसका एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर देखो फिर से आ गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से आ गया। इसका मतलब ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन को ऑब्टेन कर रहा है, किसको हटाने पर, एक्सटर्नल फोर्स को, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। देखते रहो, क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। अच्छा, और इस जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से ले आया, इसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसके वर्च्यू को बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या डिफिनेशन बनेगा, समझना है। तो जैसे मैं क्या हूं, टीचर, मैं पढ़ाता हूं ना, तो पढ़ाते तो कई सारे लोग हैं, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूं, ये मेरा क्या है, वर्च्यू है या मेरी प्रॉपर्टी है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की, अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन करने की, उसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में क्या। और समझो, अगर ये ऑब्जेक्ट, ये वाली ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं ऑब्टेन कर पाती, अपने ओरिजिनल पोजीशन को ऑब्टेन नहीं कर पाती, मान लो ये इतने पे रह जाती, देखो ये इतनी थी, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये हटा दिया, वो हटाने पर ये कुछ ऐसे रह जाती, मान लो ये ऐसे रह जाती, इसके कम अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं पाए, नहीं ना, तो ऐसी जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ना गेन कर पाए, उन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक। और इनकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं, और इलास्टिक को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये तो क्या आपका एक ओवरव्यू था, है ना। अब डिफिनेशन पे चलो, डिफिनेशन डजंट मैटर, आप सिस्टम समझो क्या कहना चाह रहा है उसका, ठीक। अब समझो बेटा, हाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जब यहां पे स्ट्रेस आया होगा तो ये क्या चाह रहा होगा, ये ऐसे फिर से कंप्रेस हो जाए, ऐसे फिर से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। और जब कंप्रेस होना चाहेंगे तो इसका मतलब ये क्या लगा रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे ना, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब समझो भाई, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाह रहे थे ना, वो जब आना चाह रहे थे तो मतलब अपने और फिर से अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, उस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या ये बात, क्या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट समझ में आया, क्या आपको इलास्टिक ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, क्या आपको इलास्टिसिटी समझ में आ गई, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब इनकी डिफिनेशन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं बस। हेडिंग क्या है, इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी। देखो क्या होती है, अ बॉडी दैट रिटर्न मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को ले ले, टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूविंग द डिफॉर्मिंग का मतलब क्या, एक्सटर्नल फोर्स समझ लो, क्या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल समझ लो, क्या समझ लो, एक्सटर्नल फोर्स समझ लो, ठीक। फोर्स व्हेन डिफॉर्म विद द इलास्टिक लिमिट। हाँ देखो एक चीज है, आप क्या करोगे, आप रबड़ को ऐसे खींचोगे, एक लिमिट तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को प्राप्त कर लेती है ना, लेकिन एक ऐसी भी टाइम आता है जिससे वो टूट जाती है। तो कहां, जिस लिमिट तक वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को लेती है उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड द इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे एग्जांपल में क्वार्ट्स हो गया, फाइबर हो गया,
ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। डेफिनेशन डजंट मैटर ना, ये कभी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आगे इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, इलास्टिसिटी क्या होती है, कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन इट ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स हैव बीन रिमूव्ड इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। जब आपने अपने एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से क्या कर रही है, ऑब्टेन कर रही है। इस प्रॉपर्टी को, इस वर्च्यू को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। आई बात समझ में क्या, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है, आगे समझो भाई। हाँ आगे ये भी समझ में आ गया। अब प्लास्टिक इसका उल्टा है भाई, कहता है अ बॉडी दैट नॉट रिगेन, बस जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाती है, दैट्स नोन एज द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स, एंड इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक है। ये आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, पक्का। इसमें डेफिनेशन में कुछ है नहीं था, है ना, ऐसा सिंपल समझना है। जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को ले ले वो क्या है, इलास्टिक है, जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को ना ले पाए वो क्या है, प्लास्टिक है। और इनके इस वर्च्यू को इलास्टिसिटी और इनके प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के वर्च्यू को प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, चलो इसमें मेन फंडा क्या है, मेन फंडा एक चीज ध्यान से देखिएगा, दो चीजें पढ़ लेते हैं बेटा। एक क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और एक क्या होता है रीस्टोरिंग, दो बातें भी पता है, डिफॉर्मिंग और रीस्टोरिंग। तो क्या होता है, अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी instead of the producing a change in its stage of rest of or of uniform motion produced to change in the shape of the body, such a force is called deforming force। समझो क्या है, समझो, अगर मान लो ये बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है, इस पर आप फोर्स लगाओ, फोर्स लगाने से इसका क्या होगा बेटा, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब मान लो इसका शेप और साइज कुछ ऐसे हो गया। जब ऐसे हुआ, तो जब ऐसे हुआ तो ये जो फोर्स लगाया ना आपने, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स को ही हम लोग नाम क्या दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक, हाँ, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अच्छा, मतलब इसे हम लोग एक नाम से और बांध सकते हैं क्या, इसको एक्सटर्नल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। डिफॉर्मिंग ना वर्ड यूज करके क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स यूज कर सकते हैं। क्लियर, अच्छा, फिर आता है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है, हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अ फोर्स बाय विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या ये बात समझ में आई क्या, एक ऐसा फोर्स जिससे कोई बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रीगेन कर ले, इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई भाई, मतलब जिस फोर्स से अगर हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अगेन रीगेन कर ले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या नहीं, कि समझ में आया, पक्का क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, चलो। हाँ, डिफॉर्मिंग नहीं, रीस्टोरिंग भाई। देखो, डिफॉर्मिंग का मतलब एक्सटर्नल फोर्स है। क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, विच कैन चेंज शेप एंड साइज, इसका मतलब ये समझ लो, शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फोर्स, या क्या बोल दो, डिफॉर्मिंग फोर्स।
आई बात समझ में? और जो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से रिगेन करने के लिए लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर है बात? हाँ, समझ में आ गई बात है? चलो क्लियर, ओके। अच्छा अच्छा, ध्यान से देखो, अगर आपने फोर्स लगाया तब तो उसके शेप और साइज में चेंज होगा। हाँ, ध्यान दो, एक वर्ड आता है क्या? स्ट्रेस। क्या आता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बेटा? स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब स्ट्रेस इक्वल टू होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है भाई क्या? एफ एक्सटर्नल ना बोलिएगा, क्या होता है? रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग अपान क्या होता है? एरिया। ये फार्मूला होता है। क्या है जरा समझो मेरी बात को, एक समझो जरा। अगर आप देखो किसी चीज में स्ट्रेस आता है, कहते ना बहुत आज मेरे अंदर बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्या होता है? टेंशन आज बहुत है ना, मैं आज बहुत टेंशन में हूं यार, है ना? तो टेंशन की बात नहीं है, समझो। पढ़ाई का है टेंशन, नहीं होगी कल फिर से किया जाएगा। चलो अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कब लगता है? जब फोर्स लगता है। फोर्स का मतलब स्कूल का टीचर कर आज कंप्लीट करके लाना 2 एक्सरसाइज, नहीं जान मार देंगे कल। अब क्या आ गया आपके पास? स्ट्रेस, क्योंकि वहां से क्या लगा? फोर्स। फोर्स लगाने से क्या आया? स्ट्रेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो भैया वही तो दिक्कत है ना। आई बात समझ में? चलो अच्छा ठीक है। एरिया कम है, आपका दिमाग कम है, टाइम उतना ही बचता है। स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, यहाँ आओ, वहां जाओ, उसके बाद टाइम ही नहीं है, तो टाइम क्या हो गया? कम हो गया। टाइम कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, सिंपल समझना, बस वही से समझो क्या है स्ट्रेस का मतलब। आप समझो ये बच्चा कि वो फोर्स, एक ध्यान से देखो, समझो यहां पे अगर मैं कह दूं इफ एरिया कितना हो जाए 1, 1 को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं अमन? यूनिट बोलते हैं। तो बताओ स्ट्रेस एक तरीके से क्या है? स्ट्रेस एक तरीके से क्या है? फोर्स ही तो है। स्ट्रेस एक तरीके से क्या है? फोर्स है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स है। एक डिफिनेशन दे सकते हैं, फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब एक यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब एक तरीके से फोर्स है जो किसी भी बॉडी के शेप और साइज को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? स्ट्रेस है, सॉरी क्या है? स्ट्रेस क्या है? एक तरीके से फोर्स है जो किसी बॉडी के शेप और साइज को क्या करता है? चेंज करता है। भाई यही भी एक फोर्स ही तो है ना। आई बात समझ में? तो डिफिनीशन समझ लो क्या होता है। क्या होती है? When a deforming force is applied on a body, it changes the configuration of the body. Configuration मतलब क्या होता है बेटा? या तो उसकी क्या चेंज होगी? लेंथ चेंज होगी, या तो उसका एरिया चेंज होगा, या तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा, या उसकी ब्रेथ चेंज हो सकती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यही सब तो चेंज होगा। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन वर्ड का मतलब है। आई बात समझ में? भाई किसी पर फोर्स लगाया, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाने से क्या हुआ? देखो इसका शेप और साइज चेंज कर दिया मैंने। तो जो फोर्स लगाया वो क्या है? स्ट्रेस है। वही क्या है? मेरा स्ट्रेस है। आई बात समझ में क्या? अच्छा ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी बाय चेंजिंग द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम ऑफ द बॉडी। अरे यार क्या चेंज होते हैं? एटम चेंज हो गया, मॉलिक्यूल चेंज होता है, मतलब वही है। ठीक है, इस कॉल्ड द स्ट्रेस। मतलब यहां समझो, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने पर किसी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। हाँ, अब टीचर ने आपको क्या कर दिया? बहुत प्रेशर दे दिया, बहुत प्रेशर दे दिया, काम करके लाना, करके ही लाना, करके लाना, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? या तो आप स्कूल नहीं जाओगे, या तो बीमार पड़ जाओगे, रात भर जगोगे। यही तो होता है ना। तो बात समझ में आ गई? तो बस यही कहानी है क्वेश्चन की। ठीक, क्लियर है? हाँ चलो, या द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया भी लिखाया, फोर्स पर यूनिट एरिया।
इको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स कैसा होता है, रीस्टोरिंग। क्या होता है, रीस्टोरिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छा रीस्टोर, देखो ध्यान से देखो, एक वर्ड आया बेटा इंटरनल, क्या आया है, इंटरनल। तो ये बताओ रीस्टोरिंग फोर्स कहां पर था, रीस्टोरिंग फोर्स कहां पर होता है, देखो देखो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता था, किसी भी एटम के बीच में लगने वाला फोर्स था, मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये इंटरनल होगा एक एक्सटर्नल होगा, इंटरनल ही तो था, है ना। तो वर्ड का बहुत ही सारा का सारा काम है भैया, वर्ड का सारा काम है ना। तो आ जाओ, अच्छा कहां चला गया ये, हाँ तो बात समझ में आ गई बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ गई, पक्का, हाँ चलो इसकी यूनिट बताओ क्या होती है, बताओ। अरे यार फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात कर ले, एम, अच्छा समझ में आ गई बात क्या। अच्छा क्वांटी की बात कर ले, क्वांटी, वैसे आप इसको टेंसर बोल सकते हैं, बट आपको स्कूल में जब पूछा जाए तो आप इसे क्या बताएंगे, स्केलर। एक्चुअली कैसी होती है, टेंसर होती है, बट आपको स्कूल में जब पूछा जाएगा तो क्या बताना है, स्केलर बताना है, हो जाएगा, समझ में आ गई। अच्छा ध्यान से देखो, अब अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाओ तो फोर्स लगाने से क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। और जो फोर्स लगाते हो वही फोर्स क्या है, स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेस करने से उसके शेप एंड साइज में क्या होगा, चेंज होगा। या तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये बॉडी पे लगाया, या तो इस बॉडी की लेंथ पर क्या होगा, चेंज होगा, या तो इस बॉडी की लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, या फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दो रीजन हो गए। या फिर क्या होगा, इस बॉडी का, दिमाग लगाइएगा, इस बॉडी का वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। क्या हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो नहीं होगा क्या, हो सकता है भाई। मान लो बैलून है, बैलून पर आप फोर्स लगा दो, फोर्स लगाने पर क्या उसको वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हो जाएगा भाई, फोर्स लगाने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक, समझो क्या है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, स्ट्रेस वर्ड समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, चलो अब आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सर टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा नंबर 2 क्या होता है, अच्छा यहां पे ध्यान दो, अगर हम स्ट्रेस को क्लासिफाई करें, स्ट्रेस 3 टाइप्स होते हैं ना। एक क्या होता है बच्चा हमारे पास, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, आपको यहाँ 4 तरीके से पढ़ाएंगे आज, बट आप स्कूल में पढ़ाएगा नॉर्मल स्ट्रेस, और क्या होता भैया, रुक जाओ, देखो ध्यान से देखो, 2 तरीके से पढ़ो, पहले तो पढ़ो समझो। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, और एक क्या होता है, शियरिंग, शियरिंग स्ट्रेस। ये 3 तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके फिर से 2 पार्ट है, किसके, नॉर्मल के। एक क्या है आपका, एक है टेंसाइल, और एक आपका है कंप्रेसिव। क्या नाम है इसका, कंप्रेसिव। छोड़ो अच्छा ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, अच्छा पहले पढ़ो। नॉर्मल स्ट्रेस क्या, देखो वो कैसा भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस मतलब क्या, स्ट्रेस मतलब बच्चा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, सबका मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। वो कैसी भी स्ट्रेस हो, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसकी डायमेंशन हमेशा और हमेशा कैसी होगी, होगी ml-1 t-2। ठीक, ठीक है, ये हमेशा कैसा भी हो। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फर्स्ट वही डिफिनेशन, कुछ अलग थोड़ी दे रहा हूं। एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये आपके पास नॉर्मल, नॉर्मल वर्ड का मतलब ही होता है क्या, परपेंडिकुलर।
नॉर्मल का नाम सुना ना, नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब जरा ध्यान देखो, मान लो हमारे पास बेटा ये कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पर एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स लगाया इधर, बताओ इसके परपेंडिकुलर लग रहा है फोर्स, नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। अब नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीके से होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है कंप्रेसिव, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक कंप्रेसिव। चलो आगे पढ़ेंगे, छोड़ो। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है पहले, लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, लेंथ, क्या होता है, लेंथ। इसका मतलब किस फोर्स लगाने से किस में चेंज आए, लेंथ में चेंज आए, तो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। When the deforming force acts on the cross section area along the length of the body, then the changes length of the body stress produced by such force is known as the longitudinal stress। मतलब समझो, ये क्या है, मेरा एक कोई बॉडी थी, इस बॉडी पर इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो इस फोर्स लगाने पर क्या होगा, दो कंडीशन होंगी, फोर्स लगाने पर दो कंडीशन होंगी इसमें, इधर की ओर लगाया और एक इधर की ओर लगाया। हो सकता है इसकी लेंथ क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, और हो सकता है इसकी लेंथ क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। भाई लेंथ इंक्रीज भी कर सकती है और लेंथ डिक्रीज भी कर सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, जब हमारे चेंज किस में आए, लेंथ में आए। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। अगर किसी बॉडी में लेंथ में चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ये कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, कुछ नहीं है, क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आई बात। अच्छा अगला ध्यान से देखो, अगला क्या होता है, कंप्रेसिव। देखो टेंसाइल का मतलब कुछ नहीं होता है, इंक्रीज इन लेंथ, ऐसे समझो। टेंसाइल का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ। अगर लेंथ में इंक्रीज करे, लेंथ इंक्रीज करे तो उसे क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। अब आओ समझो, ओए फिर क्या है बेटा, कंप्रेसिव। इसका मतलब क्या है, ओए डिक्रीज इन लेंथ। क्या है आयुष, डिक्रीज इन लेंथ। क्या ये, जब लेंथ डिक्रीज करे फोर्स लगाने पर तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव। और जब फोर्स लगाने पर इंक्रीज करे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल। सारा का सारा काम क्या है, फोर्स का ही तो है। और फिर समझो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ। जब लेंथ में चेंज हो, अब लेंथ में कितने तरीके से चेंज आ सकता है, दो तरीके से, एक इंक्रीज कर सकती है और एक क्या कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है। नहीं समझ में आ रहा है, हाँ हमने कहा चाहे जैसी स्ट्रेस हो, सब में फोर्स अपॉन एरिया, सब में फोर्स अपॉन एरिया, चाहे कैसी भी आपकी स्ट्रेस हो, बस स्ट्रेस वर्ड लग जाए, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पढ़ते बेटा हम लोग, वॉल्यूम स्ट्रेस। सेकंड पार्ट क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका मतलब मान लो ये हमारे पास कोई एक स्फीयर था या बैलून था, ठीक, पहले ये था, अब इस पर मैंने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने का मतलब पंपिंग कर दिया, चलो पंपिंग से भी फोर्स आएगी। फोर्स लगाने पर इसका एरिया साइज क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसका भी मतलब क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपल फंडा है, सारा का सारा फार्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन जरा देख लो भैया, जिसको देखना है क्या कहता है, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग मतलब एक्सटर्नल, पंपिंग किया आपने, acts uniformly and the each point on the body normal to the surface, then the volume of the body is changed। देखो ध्यान दो, इस पर फोर्स मैंने सभी पॉइंट्स पर लगाया,
ऐसा नहीं किसी एक पॉइंट से लगा करके, सभी पॉइंट पर मैंने क्या लगा दिया, इसके फोर्स लगाया। वो फोर्स लगाने से इसका शेप क्या हो रहा है, देखो चेंज हो गया ना। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है। इन द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय सच फोर्स इज नोन एज द वॉल्यूम स्ट्रेस। बार बार फोर्स की बात आ रही है कि फोर्स ही स्ट्रेस है। अब किसमें चेंज करता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। नहीं समझ में आई बात? हाँ पक्का। चलो अगला ध्यान तो देखो, बस खत्म ही होने वाला है। चलो आगे देखो, एक होती है टैंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस। नाम से क्लियर, टैंजेंट, मेरी बात को समझिएगा, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान दो, पहले समझो। मान लो आप घर नया नया जूता लेकर के आओ, जूते का डिब्बा तार पे फेंक दिए, ठीक, मान लो फेंक दिया तार पे डिब्बा। अब तार पे डिब्बा फेंक दिया तो अब जरा ध्यान से देखो, कभी कभी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, स्टेयरिंग घूम रही, कोई नहीं। अब ध्यान से देखो, कोई नहीं, हाँ देखो, अब कभी कभी आपने देखा होगा कि ये डिब्बा जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ करके कुछ ऐसे आपको दिखने लगता है। अरे देखा कि नहीं देखा भाई, ऐसे डिब्बा क्या होता है, खिसक जाता है, डिब्बा खिसक जाता है। हाँ, ऊपर वाला नीचे वाला सेम रहता है, ऊपर वाला पार्ट देखो ये है, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ये ऐसे घूम जाता है। तो ये भी तो एक तरीके से फोर्स लगाने पर ही हुआ होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने इस पर क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। आपने इस पर ऐसे फोर्स लगाया होगा। वो फोर्स लगाने पर देखो फोर्स कैसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लगा होगा ना। वो ऐसे फोर्स लगता है तो टैंजेंटियल लगेगा फोर्स। ऐसे फोर्स कैसे लगेंगे, टैंजेंट, टैंजेंट मतलब नॉर्मल, ओ पैरेलल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पैरेलल। तो ये पैरेलल फोर्स लग रहा ना, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला है, टैंजेंटियल या शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। आई बात समझ में? मतलब अलग अलग तरीके के शेप चेंज करेगा तो अलग अलग तरीके क्या है, स्ट्रेस है। नहीं समझ में आ रही बातें, आ रही? चलो अब आगे सुनो, डेफिनेशन देख लो। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट tangentially to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body without any change in the volume। बताओ क्या इस डिब्बे का वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? नहीं, जितना ये इधर से शिफ्ट हुआ उतना ही ये इधर का भी तो शिफ्ट हो गया है। समझ पा रहे हो क्या भाई? अगर ये x इधर डिस्प्लेस हुआ तो ये x इधर भी तो डिस्प्लेस हो गया है। तो वॉल्यूम में चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। ठीक है। दिस टैंजेंटियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नोन एज द टैंजेंटियल स्ट्रेस। तो टैंजेंटियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, वही फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होगी, सेम। क्वांटिटी कैसी होगी, सेम। डायमेंशन क्या होगी, सेम। सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। नहीं समझ में आया? हाँ समझ गए? चलो काहे आगे समझो बेटा। आगे क्या है, हाइड्रोलिक बल्क स्ट्रेस। ये आपके लिए नहीं है, फिर आपके सिलेबस में है भी नहीं, ये पढ़ लो। अच्छा, कहते हैं अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम द ऑल साइड्स, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या, बल्क स्ट्रेस। देयर इज अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी बट नॉट चेंज इन द ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब समझो क्या है। मान लो भैया ये हमारे पास क्या है, स्फीयर था। मान लो स्फीयर था, स्फीयर पर आप सभी तरफ से फोर्स लगा दो, सभी तरफ से फोर्स लगा दो, ठीक। वो फोर्स लगाने पर ये कुछ ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, ये ऐसा बन जाए, तो इसका क्या चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, नहीं हो गया? अगर ये इसका शेप ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस।
वॉल्यूम स्ट्रेस बोल सकते हैं। ध्यान से, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। अगर इसका शेप नहीं चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ये स्पेयर ही रहता है, बट इसका शेप चेंज हो जाता है, शेप नहीं चेंज हो जाता, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब मान लो ये छोटा हो गया, स्पेयर था तो अभी भी स्पेयर ही है, तो ऐसे ही या ऐसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस। इसे हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह सकते हैं। अच्छा, इसको आप हाइड्रोलिक भी कह सकते हो और इसे आप वॉल्यूम भी कह सकते हो, वॉल्यूम स्ट्रेस भी कह सकते हो। समझ में आई बात क्या? अगर इन केस अगर उसका मान लो आप पहले एक, मान लो आपके पास था एक रेक्टेंगल था, आपने इसको ऐसा एडजस्ट किया कि एक स्क्वायर में बदल गया, स्क्वायर में बदल गया, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। और जब वॉल्यूम चेंज हो गया तो ये क्या कहलाया, वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाया। बट इसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, ये स्फीयर था स्फीयर था, स्क्वायर था स्क्वायर ही रह गया, रेक्टेंगल था रेक्टेंगल ही रह गया। तो वैसे ही स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस। क्या है? नहीं मन लग रहा पढ़ने में, ना लग रहा हो तो बंद कर दो। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस बोलते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर शेप चेंज हो जाता है, मतलब स्क्वायर से मान लो रेक्टेंगल बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपका यहां पे ध्यान से देखिएगा, चेंज इन द वॉल्यूम बट नॉट चेंज इन ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब क्या, अब स्क्वायर से तुम स्फीयर बना दो, स्क्वायर से तुम रेक्टेंगल बना दो, तो ज्योमेट्री उसकी चेंज हो गई ना, उसके सारे फार्मूले चेंज। जब चेंज हो जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है किसमें, हाइड्रोलिक या बल्क स्ट्रेस में। नहीं बात समझ में आई? कुछ आगे नहीं आई? ठीक है, चलो आगे समझो, आगे समझो भाई। अब ध्यान से देखो, अभी तो आपने फोर्स लगाया, अब जाना आपने फोर्स के टाइप्स जाने, किस किस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, किस किस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं। आपने सीखा, भी ध्यान से देखो, आपने क्या सीखा, अगर आपके फोर्स में लेंथ में चेंज आ रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल बोलते हैं। अगर लेंथ डिक्रीज कर रही है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव बोलते हैं। अरे फोर्स लगाने से ही तो हो रहा सब, बात समझ में आ रही ना। अगर आपका शेप चेंज हो रहा, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा, तो उसे वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, वॉल्यूम स्ट्रेस बोल दिया। ये सारे के सारे टाइप्स थे। अब जहां ध्यान दो, अब शेप में चेंज आएगा। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन मतलब होता है चेंज, स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज। चेंज किस तरीके से होता है, कई सारे तरीके से हो सकता है। जैसे कोई लोग बड़े होते हैं तो हाइट बढ़ जाती है, और कोई लोग बड़े होते हैं तो साइज बढ़ जाता है ना। कई सारे तरीके से चेंज आते हैं ना लोग, क्या बहुत चेंज आ गया शिवम के अंदर, है ना। तो किस किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, किसी की हाइट में चेंज आ जाता है, किसी के फेस में चेंज आ जाता है, किसी की बॉडी में चेंज आता है। अरे पतले थे अब मोटे हो गए, तो ये क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है, चेंजेस है। तो उन चेंजेस के बारे में हमें अब पढ़ना है, कौन कौन से चेंज पॉसिबल है। चलो सुनो, चेंज का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मान लो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऐसे समझ लो। मतलब अगर लेंथ में चेंज हो रहा है तब, ठीक। अगर हो सकता है वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम अपॉन, मतलब ऐसे समझो, चेंज अपॉन ओरिजिनल क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यूनिटलेस भी है और कैसी, डायमेंशनलेस भी क्वांटिटी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर है। कैसी है, स्केलर। क्या है, कैसी क्वांटिटी होगी भाई, स्केलर क्वांटिटी भी हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई, पक्का। हाँ, डेफिनेशन देख लिया जाए। देखो क्या होती है डेफिनेशन, कहते हैं
व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी अंडरगोज द चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। ठीक है, अगर किसी बॉडी पर भाई फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, तो उसके शेप और साइज में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो कहते हैं द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब बताया था लेंथ ब्रेथ, उसके शेप में चेंज आना ना, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द स्ट्रेन। मतलब द रेशियो ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज द स्ट्रेन। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, डायमेंशन लेस, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो सबसे पहला पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल किसमें चेंज, लेंथ में चेंज। लेंथ में चेंज का मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब समझो भाई, मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉडी थी, हाँ चलो, ये हमारे पास एक कोई बॉडी थी, मान लो ये हमारे पास एक कोई बॉडी थी। ठीक, अब इस पर मैंने फोर्स लगाया, कैसा फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। कैसा फोर्स भैया, डिफॉर्मिंग फोर्स। जब फोर्स लगाओगे आप इस पर, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, तो क्या करेगा, देखो कहां पर लगा रहे हैं, बाहर क्यों लगा रहे हैं, पता है आपको सभी को, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे इसका शेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शेप बढ़ गया। कितना बढ़ा, इतना तो पहले कितना था, मान लो L था, इतना कितना होगा, L होगा, इतना इतना कितना बढ़ा, डेल्टा L हो गया, इतना बढ़ गया डेल्टा L। तो कहने का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसकी यूनिट क्या होगी, सेम, मतलब यूनिट लेस, डायमेंशन लेस, और क्वांटिटी ऐसी होगी स्केलर। ठीक, अगला टाइप पढ़ो भैया, क्या कहता है, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम मतलब क्या होगा, नाम से क्लियर है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मान लो ये हमारे पास बॉडी थी, ये हमारे पास बॉडी थी, इस बॉडी पर मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया। कैसा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर आप इसका साइज क्या होगा, चेंज होगा, ये इतना बड़ा हो गया। चलो ये कैसा आया, ये डेल्टा V हो गया, और ये क्या हो गया, V हो गया, चेंज अपॉन ओरिजिनल। यही कहानी है इस क्वेश्चन की, किसकी, चेंज अपॉन ओरिजिनल। चलो समझ में आ गया ये, इसमें कुछ जानना है ही नहीं यार, इसको ज्यादा कुछ डीपली नहीं लेना है, बस नाम नाम जानो। फिर आया शियरिंग स्ट्रेस। क्या नाम आया, शियरिंग। देखो ध्यान से देखिएगा, सॉरी, पहले ओरिजिनल पोजीशन इसकी क्या रही होगी, कुछ ऐसे रही होगी। हाँ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैंजेंटियल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक, टैंजेंटियल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। ठीक, अब इस पर जब फोर्स लगाया होगा आपने, तो इसका शेप कुछ ऐसे हो गया होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे हो गया होगा, सेम होगा बेटा। अगर इतना x होगा तो इतना भी कितना होगा, x होगा। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है, हमने कहा इतना एंगल कितना है, थीटा। तो ध्यान से क्या, शियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इसे हम लोग टाइन थीटा से बोलते हैं। किसे बोलते हैं, अच्छा इतना कितना था पहले, L था, कितना था L, और ये जो चेंज हुआ, ये जो चेंज आया, इसे हमने क्या बोल दिया, डेल्टा L। क्या बोल दिया, डेल्टा, या x बोल दो, चलो x बोल दिया, x बोल दिया, ये x चेंज हुआ। एंगल के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस L हो जाएगा। या अगर ये फार्मूला आ जाता है, या अगर हम कह दें, या इसको हम लोग tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल कर लेते हैं, थीटा के। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई क्या बन जाएगा, L। थीटा इज इक्वल टू x बाई L। देखो एक्चुअली सारे के सारे स्ट्रेस कैसी यूनिट होती है, यूनिटलेस होती है। लेकिन एक तरीके से देखो, ये एंगल है ना आपके पास, क्या है, एंगल। एंगल की यूनिट बताई थी रेडियन, क्या होती थी। लेकिन आपके स्कूल में जब पूछा जाए, तो स्कूल में आप क्या बताना, डायमेंशनलेस है। लेकिन यहां पर कह सकते हो कैसी यूनिट होगी इसकी, रेडियन यूनिट बन सकती है।
लेकिन आपके स्कूल में जब आए तो उसको क्या लिखना, आप इस यूनिटलेस लिखना। समझ में आ गई बातें? क्लियर है भाई यहां तक? ओके, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में बात करेंगे। यहां तक कुछ बातें नहीं थी, यहां तक बस सिंपल सिंपल बातें थी। अब जो आएंगे वो आएगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ पर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।